Assalamualaikum. My name is Dr. Zunaira Michael and I'm pharmacology lecturer at Ghazali Girls Campus. Today our topic of study is anti-malarial drugs. So we will start with our topic. Basically, anti-malarial drugs are those drugs that are used to treat the malaria. आप लोगों को पता है कि हमारी कम्युनिटी में बहुत ज़्यादा मलेरिया का कॉमन प्रेवलेंट एक डिज़ीज़ है जो कि हर समर्स में और हर ऐसी कंडीशंस में जहाँ पर बारिश हमारे पास आ रही है, मानसून आ रही है, तो उसके बाद मलेरिया के केसेस बहुत ज़्यादा कॉमन हो जाते हैं. तो बेसिकली एंटी मलेरियल ड्रग्स आर दोज ड्रग्स दैट आर यूज्ड टू ट्रीट द मलेरियल कंडीशंस और द मलेरिया इन इटसेल्फ. ऐसी कौन सी स्पीशीज़ हैं जो इन्फेक्ट करती हैं ह्यूमन को? तो हमारे पास प्लाज्मोडियम वाइवेक्स है, प्लाज्मोडियम ओवेल है, प्लाज्मोडियम फल्सीपैरम है जो कि आपने एफएससी लेवल पे भी पढ़ा होगा, प्लाज्मोडियम मलेरिया है और प्लाज्मोडियम नॉलेसी है, जिसकी ये सारी ऐसी प्लाज्मोडियम की स्पीशीज़ हैं जो ह्यूमंस के अंदर मलेरिया कॉज कर सकती हैं. लेकिन जो मोस्ट कॉमन है दैट इज़ प्लाज्मोडियम फल्सीपैरम, जो कि हम बार बार उसके बारे में पढ़ते हैं. नेक्स्ट हमारे पास व्हाट आर द सिम्टम्स ऑफ मलेरिया. हमारे पास स्किन के ऊपर स्वेटिंग होती है, चिल्स आने शुरू हो जाती हैं, शिवरिंग हो जाती है, ड्राई कफ हो जाती है, स्प्लीन में हमारे पास एनलार्जमेंट आ जाती है इन स्क्वेयर केसेस में, नॉज़िया और वॉमिटिंग वाली फीलिंग होती है विद इन द स्टमक, हेडेक होती है बिकॉज ऑफ मलेरिया, सिस्टमिक फीवर होता है, मस्कुलर फटीग या पेन वगैरह होता है, लाइक वो बॉडी एक्स जो है वो कभी जाते ही नहीं है, और पेन इन द बैक. ये सारे ऐसे सिम्टम्स हैं जो मलेरिया, जब कभी भी आपको ऐसे लगे कि ये सारे सिम्टम्स आपको इकट्ठे हो रहे हैं, तो इसका सिंपल यही मतलब है कि आपको मलेरिया हो गया है. सो यू नीड टू कंसल्ट द डॉक्टर और उसकी प्रिस्क्राइब जो मेडिसिन है वो सारी आपने लेनी है. और ओवरऑल ये पूरी बॉडी को अफेक्ट करता है. इसकी वजह से क्या होता है कि जो पेशेंट है वो बहुत ज़्यादा सीवियर कॉन्सिक्वेंसेस का उसको सामना करना पड़ता है. जो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है इस पूरे टॉपिक में वो यही समझना है कि हाउ द लाइफ साइकिल ऑफ मलेरिया पैरासाइट वर्क्स. तो इसको ज़रा ध्यान से सुनिएगा. फर्स्ट ऑफ ऑल होता क्या है कि जो मॉस्किटो है उसने किसी हेल्दी पेशेंट को ट्रीट किया, बाइट किया, तो उसमें क्या हुआ कि उसके जो स्टिंग है उससे जितने भी हमारे पास उसमें वो थे जो जितने भी हमारे पास उसके अंदर जो स्पोर्स थे, जो कि मलेरियल स्पोर्स थे, वो सारे जाके बॉडी के अंदर चले गए और जो बॉडी के अंदर उन्होंने नरिशमेंट ले ली फ्रॉम द ब्लड, और ये सेक्शुअली उन्होंने शाइज़ोगनी जो यहाँ पर जो सेल्स होते हैं उनको स्पोरोजॉइड्स कहा जाता है, और वो जो स्पोरोजॉइड्स होते हैं थ्रू ए सेक्शुअल रिप्रोडक्शन, यू नो व्हाट ए सेक्शुअल रिप्रोडक्शन इज़, कि वो खुद ही से रिप्रोड्यूस होना शुरू हो गए बिकॉज उनकी नेचर ही ऐसी थी कि जो स्पोरोजॉइड्स थे वो क्या था, ए सेक्शुअल रिप्रोडक्शन के थ्रू वो मल्टीपल हो गए, मतलब एक या दो से वो लोग ज़्यादा से ज़्यादा होते चले जा रहे थे. फिर क्या होता है कि ये जो सारे स्पोरोजॉइड्स होते हैं या जो साइटोजॉनी होती है तो ए सेक्शुअल रिप्रोडक्शन के ये बहुत ज़्यादा लार्ज इन क्वांटिटी हो जाते हैं और वो जाके लिवर पे एक्ट करते हैं. जब वो लिवर पे एक्ट करते हैं तो वहाँ पर वो थोड़े दिन रहते हैं, अबाउट 5 to 7 days, और उधर क्या होता है कि लिवर से नरिशमेंट वगैरह लेके जो स्पोरोजॉइड्स हैं वो मीरोजॉइड्स में कन्वर्ट हो जाते हैं, और मीरोजॉइड्स में कन्वर्ट इस तरह से होते हैं कि वो क्वांटिटी में भी इंक्रीज़ हो जाते हैं और साइज़ में भी इंक्रीज़ होते हैं, क्योंकि यहाँ पर लिवर में उसको अच्छी खासी न्यूट्रिशन मिल रही होती है. जितना भी आपका ब्लड है उसके अंदर आपके पास न्यूट्रिशन अवेलेबल है, और वो न्यूट्रिशन वो लिवर के थ्रू ले लेते हैं और क्वांटिटी भी अपनी इंक्रीज़ कर देते हैं, रिप्रोडक्शन भी ज़्यादा कर देते हैं, और उसके अलावा साइज़ भी इंक्रीज़ कर देते हैं. फिर जब वो लिवर से निकलते हैं तो वो एक्ट करते हैं ऑन द आरबीसीज लाइक वो मीरोजॉइड से शाइज़ोंट की फॉर्म में कन्वर्ट हो जाते हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल आपके पास जब एंट्री हुई थी वो स्पोरोजॉइड की फॉर्म में हुई थी, फिर स्पोरोजॉइड मीरोजॉइड्स में कन्वर्ट हो जाते हैं, और फिर मीरोजॉइड शाइज़ोंट में कन्वर्ट हो जाते हैं. और इसमें डिफरेंस यही हो जाता है कि इनकी क्वांटिटी चेंज हो जाती है और इनका साइज़ इंक्रीज़ होता है. लाइक स्पोरोजॉइड बहुत छोटे होते हैं, मीरोजॉइड उससे बड़े होते हैं, और शाइज़ोंट उससे भी बड़े हो जाते हैं, बिकॉज उनको जैसे जैसे नरिशमेंट ज़्यादा मिल रही होती है उसका साइज़ भी इंक्रीज़ हो रहा होता है और उनकी क्वांटिटी भी इंक्रीज़ हो रही होती है. अब ये जो शाइज़ोंट है दे स्टार्टेड एक्टिंग ऑन द आरबीसीज हमारे ब्लड के अंदर अवेलेबल होते हैं, और वहाँ पर प्रोफाइलैक्टिक एक्टिव एक्शंस प्रोड्यूस करना
शुरू कर देते हैं, लाइक ये जो शिवर्स और चिल्स और ये सारी चीज़ें हमारी बॉडी के अंदर अब आ जाती हैं, बिकॉज यू नो कि आपका जो ब्लड है इट इज़ ट्रैवलिंग ऑल ओवर द बॉडी। व्हेन योर ब्लड इज़ ट्रैवलिंग ऑल ओवर द बॉडी, तो जिधर जिधर ये इन्फेक्टेड ब्लड जाएगा वहाँ वहाँ पर वो डिजीज़ कॉज करेगा और वहाँ वहाँ पर वो डिस्टर्बेंस कॉज करेगा। सो एंट्री जो होती है वो ब्लड में होती है, लेकिन वो बड़ी इमेच्योर स्टेज में होते हैं, इन द फॉर्म ऑफ स्पोरोजॉइड्स होते हैं। तो उनको अपनी पहले किसी लिवर में या पहले लिवर में जाके अपने आप को इंक्रीज इन साइज एंड क्वांटिटी करते हैं और उसके बाद फिर वो आरबीसीज पे दोबारा से एक्ट करते हैं, जिसकी वजह से आपको वो जो एक्शंस है वो प्रोड्यूस होना शुरू हो जाते हैं। अब एक ऐसा बंदा है जिसको तो मलेरिया हो गया, अब उसके ब्लड में तो सारे मलेरिया स्पोरोजॉइड्स और मीरोजॉइड्स और ये सारा कुछ फिर रहा है। अब कोई ऐसा बैक्टीरिया, एक ऐसा मच्छर आ जाता है जो किसी इन्फेक्टेड पेशेंट को बाइट कर लेता है। फॉर एग्जाम्पल, एक पेशेंट को ऑलरेडी मलेरिया हुआ है और एक मच्छर आया और उसने इस बंदे का ब्लड सक कर लिया। जब उसने इस बंदे का ब्लड सक कर लिया तो आरबीसीज के साथ या ब्लड के साथ उसके अंदर वो सारे स्पोरोजॉइड्स और वो सारा इन्फेक्शन भी उसके मच्छर के अंदर चला गया। अब विद इन द गट ऑफ द मॉस्किटो वो क्या करते हैं कि वहाँ पर होती है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, वहाँ पर वो जो गैमीट्स हैं वो आपस में मिलते हैं, जाइगोट बनाते हैं और जाइगोट जो है ऊकाइनाइट में चेंज हो जाता है। लाइक नॉर्मल जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है कि मेल और फीमेल गैमीट्स आपस में मिलते हैं एंड दे फॉर्म अ जाइगोट, और जाइगोट जो है कन्वर्ट हो जाता है ऊकाइनाइट के फॉर्म में, और इसको हम सेक्सुअल फेज ऑफ मलेरियल पैरासाइट कह सकते हैं या स्पोरोजेनिक कह सकते हैं। और उसका फिर प्रोसेस रिपीट होता है कि जब कभी भी आप ये इन्फेक्टेड पर्सन जिसकी जो गट है उसके अंदर ऊकाइनेट्स पड़े हुए हैं, जब भी वो बाइट करेगा टू द हेल्दी पेशेंट तो ये मलेरियल जो पैरासाइट्स हैं वो उसके अंदर चले जाएंगे। सो बेसिकली मैन को इंटरमीडिएट होस्ट कहा जाता है और मॉस्किटो को डेफिनाइट होस्ट कहा जाता है। मोर और लेस ये जो दोनों जो वो हैं मॉस्किटोज मैन है एज अ होस्ट एक्ट करते हैं फॉर द पैरासाइट। मॉस्किटो जो है हमारे पास इस केस में जो वो है ये जो स्पोरोजॉइड्स हैं इसके लिए एज अ होस्ट काम कर रहा होता है, बिकॉज ये जो स्पोरोजॉइड्स हैं ये ह्यूमन बॉडी से भी नरिशमेंट ड्राइव कर रहे होते हैं और फ्रॉम द मॉस्किटो भी ये नरिशमेंट ड्राइव कर रहे होते हैं। फिर से एक रफ स्केच मैं आपको दे देती हूँ कि बैक्टीरिया एक ऐसा मच्छर है जिसने अपने बॉडी के अंदर ऊकानेट्स डेवलप कर लिए हैं। अब वो क्या करेगा कि वो जाके बाइट करेगा उसको, तो जो भी आरपीसीज और वो सब कुछ स्पोरोजॉइड्स वगैरह उसकी बॉडी के अंदर पड़े हुए थे वो चले जाएंगे ह्यूमन बॉडी के अंदर स्पोरोजॉइड्स की फॉर्म में। स्पोरोजॉइड्स जो है लिवर में जाके मीरोजॉइड्स में कन्वर्ट हो जाएगा और फिर वो जब मीरोजॉइड्स लिवर से निकलेंगे तो शाइज़ोन की फॉर्म में चेंज हो जाएंगे। फ़र्क इसमें ये है कि दे विल इंक्रीज इन साइज और इंक्रीज इन द क्वांटिटी, और फिर वो जाके आरबीसीज पे एक्ट करेंगे। व्हेन दे विल एक्ट ऑन आरबीसीज तो क्या होगा कि वो ब्लड जिधर जिधर जाएगा वो जाके प्रॉब्लमेटिक कंडीशंस क्रिएट करेगा। अब ये कोई एक ऐसा मॉस्किटो है जिसने बाइट कर लिया टू द मलेरियल पेशेंट, तो फिर क्या होता है कि उसकी गट में वो सारा फिनोमेना दोबारा से चलना शुरू हो जाएगा, जाइगोट बनना शुरू हो जाएगा। जाइगोट जो है ऊकाइनेट में चेंज हो जाएगा। जब वो चेंज हो जाएगा तो जब कभी भी अब उसने हेल्दी पेशेंट को बाइट किया तो दोबारा से ये सारा प्रोसेस उसके अंदर स्टार्ट हो जाएगा। इसी वजह से हमेशा जो मलेरियल पेशेंट है उसको मच्छरदानी के अंदर रखा जाता है, या जो नॉर्मल पेशेंट है उसको भी यही प्रिस्क्राइब किया जाता है कि वो मच्छरदानी के अंदर सोए। इसी वजह से कहा जाता है क्योंकि अगर किसी भी मलेरियल पेशेंट किसी भी मॉस्किटो ने एक हेल्दी पेशेंट को बाइट कर लिया तो वो जो सारे वो है सारे स्पोरोजॉइड्स हैं और जो सारा इन्फेक्शन है वो उसके ब्लड के अंदर ट्रांसफ़र कर देगा, जिसकी वजह से फिर आपको मलेरिया के चांसेस बड़े प्रेवलेंट हो जाते हैं। थेरेप्यूटिक क्लासिफिकेशन में हमारे पास आ जाते हैं कैजुअल प्रोफाइलेक्सिस। प्रोफाइलेक्सिस का ये मतलब है कि वो डिजीज़ को प्रिवेंट करता है, ओरिजिन ऑफ डिजीज़ को चेंज नहीं करता, ट्रीट नहीं करता, लेकिन ये है कि वो जो सिम्टमेटिक कंडीशंस हैं उसको वो prevent करता है। It is a primary tissue schizontacide, destroy parasites in the liver cells and prevent the invasion of erythrocytes। क्या करता है कि जो पैरासाइट्स जो हैं लिवर सेल्स के अंदर जो वो होते हैं, जिसमें आपको पता है कि हमारे पास वो मीरोसाइट्स के बाद जो हमारे पास आते हैं दैट इज शाइज़ोन, तो उस चीज़ को डिस्ट्रॉय करता है और एरिथ्रोसाइट की इन्वेजन होने से रोकता है, जिसमें हमारे पास
प्राइमाक्विन और पैराग्वानिल वगैरह यूज़ होते हैं, क्योंकि ये आरबीसीज की इन्फेस्टेशन को रोकता है। नेक्स्ट हमारे पास है दैट इज सप्रेसिव प्रोफाइलैक्सिस, तो ये सप्रेस करते हैं एरिथ्रोसिटिक फेज को, और अटैक ऑफ मलेरिया फीवर कैन बी यूज्ड एज प्रोफाइलैक्टिक। मतलब ये है कि अगर फॉर इंस्टेंस अगर वो जो ये जो स्पोरोजॉइड्स वगैरह हैं ये आरबीसी लेवल तक पहुंच भी गए तो वो एरिथ्रोसिटिक फेज को सप्रेस करता है और मलेरिया फीवर होने नहीं देता। और उसके लिए हमारे पास क्लोरोक्विन यूज़ होता है, प्रोगैनिल यूज़ होता है, मेफ्लोक्विन यूज़ होता है, डॉक्सीसाइक्लिन वगैरह यूज़ होते हैं। ये सारे प्रोफाइलैक्सिस ट्रीटमेंट है, ओरिजिन ऑफ डिजीज़ को ट्रीट नहीं कर रहे हैं, लेकिन वो जो उसके सिम्टम्स वगैरह उसको ट्रीट करने में दे आर वेरी वेरी हेल्पफुल। नेक्स्ट हमारे पास है द क्लिनिकल क्यूर, जिसमें हमारे पास दैट इज़ एरिथ्रोसिटिक शाइज़ोंटिसाइड्स आ जाते हैं। वो टर्मिनेट करता है मलेरियल फीवर को। जो भी हमारे पास एपिसोड्स ऑफ मलेरिया फीवर आते हैं जो कि बहुत ज़्यादा सवेयर होते हैं, उस चीज़ को ट्रीट करता है। फास्ट एक्टिंग होते हैं और बड़ी कोई हाई एफिकेसी होती है। दीज आर क्लोरोक्विन, क्विनीन, मेफ्लोक्विनीन, एटोराक्विनीन, आर्टेमिसिन। ये सारी ऐसे हाई एफिकेसी, फास्ट एक्टिंग हाई एफिकेसी ड्रग्स हैं जो कि मलेरियल एपिसोड्स को ट्रीट करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास लो एक्टिंग एंड लो एफिकेसी ड्रग्स हैं, जिसमें हमारे पास लाइक ये स्लो एक्ट करते हैं और उसकी एफिकेसी भी कम होती है, जिसमें हमारे पास प्रोगैनिल है, पायरीमेथामाइन है, सल्फोनामाइड है और टेट्रासाइक्लिन वगैरह हैं, जो कि आपने अपनी नॉर्मल लाइफ में भी यूज़ होते हुए देखा होगा। The forms of anti-malarial drugs are the clinical malarial infections that can be controlled in the following ways. वो है casual prophylaxis के थ्रू, suppressive prophylaxis के थ्रू, clinical cure के थ्रू, radical cure के थ्रू, agametocide। मतलब कि आप एंटी मलेरियल ड्रग्स को सिर्फ सिम्टम्स को ट्रीट करने के लिए ले सकते हैं, लेकिन आप उसको ओरिजिन ऑफ डिजीज़ को सच ख़त्म नहीं कर सकते, बिकॉज इट इज़ इन योर बॉडी और उसने अपनी रिप्रोडक्शन और जो मल्टीप्लिकेशन है वो स्टार्ट की होती है। तो जब उसने स्टार्ट किया है तो यू कैन नॉट डू मच विद दैट। यू हैव टू डू लाइक आपको सिर्फ सिम्टम्स को ट्रीट करना है, जो कि फीवर्स वगैरह और ये सारी चीज़ें हैं उसको आप ट्रीट कर सकते हो। नेक्स्ट हमारे पास केमिकल क्लासिफिकेशन है, दैट इज़ 4-अमाइनोक्विनोलिन, जिसमें हमारे पास क्लोरोक्विन आ जाता है, हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन आ जाता है, एमोडिक्विन आ जाता है एंड पायरोनारिडीन आ जाता है। तो नेक्स्ट हमारे पास 8-अमाइनोक्विनोलोन है, जिसमें प्राइमाक्विन आ जाता है, टेफिनाक्विन आ जाता है, बुलाक्विन आ जाता है। नेक्स्ट हमारे पास सिचोना अल्कोलाइड, जिसमें क्विनीन एंड क्विनिडीन आ जाता है। क्विनिडीन मेथनॉल में हमारे पास मेफ्लोक्विनीन आ जाता है। बेगोनाइड्स में हमारे पास प्रोगैनिल एंड क्लोरोप्रोगैनिल आ जाता है। आपको इतनी केमिकल क्लासिफिकेशन रटने की ज़रूरत नहीं है, यू जस्ट हैव टू स्टिक विद योर बुक। जो आपकी बुक में केमिकल क्लासिफिकेशन गिवन है आप सिर्फ उसको देखो, जस्ट फॉर योर इंक्रीज द नॉलेज बैंक। आपको ज़्यादा पढ़ाया जा रहा है ताकि आपको एक होलिस्टिक व्यू में आपको समझ आ जाए कि आया हाउ द ड्रग्स वर्क एंड हाउ they can be used to treat a certain condition। लेकिन अल्टीमेटली जो लर्निंग है आपने उसी चीज़ की करनी है जो आपकी बुक में गिवन है। ये सारी चीज़ें आपके नॉलेज बैंक को इंक्रीज़ करने के लिए थोड़ा शायद ज़्यादा डिटेल में भी समझाई जा रही हैं। नेक्स्ट हमारे पास केमिकल क्लासिफिकेशन दैट इज़ डाईअमाइनोपायरिमिडीन, जिसमें हमारे पास पायरीमेथामाइन आ जाता है। सल्फोनामाइड में हमारे पास डेप्सोन और सल्फाडॉक्सिन आ जाता है। टेट्रासाइक्लिन्स, यू नो अबाउट टेट्रासाइक्लिन एंड डॉक्सीसाइक्लिन, दे आर यूज्ड टू ट्रीट द मलेरियल इन्फेक्शंस। नेथोक्यूनिन और जिसमें अटोरावाक्यूनिन आ जाता है। स्विट्रोट्रोपिन इलेक्ट्रॉन्स है, जिसमें हमारे पास आर्टिसुनेट आ जाता है, आर्टिमीथर आ जाता है एंड आर्टिईथर आ जाता है, जो कि अब हम आगे उसको जाके इसको वो भी करेंगे, डिटेल से डिस्कस भी करेंगे। सो नेक्स्ट हमारे पास क्लोरोक्विन है, दैट इज सिंथेसाइज्ड बाय जर्मन्स इन 1934, जिसको रेसिक्विन के नाम से जाना जाता था। डी और आई आइसोमर्स था। डी जो है आइसोमर वो लेस टॉक्सिक था, और क्योंकि यहाँ पर क्लोरीन जो है पोजीशन 7 पे था और वो मैक्सिमम एंटी मलेरियल एफिकेसी दे रहा था, इस वजह से क्लोरोक्विन को हमने एज एन एंटी मलेरियल जो ड्रग है वो यूज़ कर लिया। होता क्या है कि हीमोग्लोबिन के साथ ग्लोबिन जो है यूटिलाइज बाय द मलेरियल पैरासाइट, क्योंकि ग्लोबिन इज डन ऑल द प्रोटीन पार्ट और वो सारा मलेरिया पैरासाइट उसको यूज़ करता है।
और जो हिम है दैट इज़ हाईली टॉक्सिक फॉर मलेरियल पैरासाइट। तो अब क्लोरोक्वीन क्वीन और मेफ्लोक्वीन क्या करता है कि ये हीम की पॉलीमराइजेशन करता है, पॉलीमरेज एंजाइम जो वहाँ पर प्रेजेंट होता है उसको थोड़ा चेंज कर देता है, और हिमोजोइन में वो करता है विच बिकम्स नॉन टॉक्सिक टू प्लाज्मोडियम, के प्लाज्मोडियम के लिए वो नॉन टॉक्सिक हो जाता है।